हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियाई का ये टॉपिक दे रहा हूँ। देखिए, ये मैंने मेनली जो बनाया है एग्ज़ाम्स के लिए बनाया है, आपके आप लोग का आईसीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है। लास्ट टाइम ये कुछ घंटे का रिवीजन है। मैं इसमें आपको सारा क्वेश्चंस थ्योरी के साथ हल करके एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, थ्योरी नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट्स में दे रखा है, आप उसको डायरेक्ट वहाँ से याद कर लेना। मेनली मैं क्वेश्चंस करा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ में आई यहाँ जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, इसको आप देख लो। एग्जाम में जब लास्ट दिन बाकी रहेगा, पूरा थ्योरी आप रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद मेरा ये लेक्चर्स देख लो, उसका बाद फिर जो करना है करो। सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ये क्या, ये डिफिनेशनल पोर्शन है। देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो आपका जो रट्टा मार क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटोन क्या है, आइसोबार, ये सब मैंने समझाया है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो सब्सटेंस क्या है, सब चीज़ देखो, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये सब आप लोग को मैंने याद करा दिया पहले से। ठीक है, चलो ये चीज़ आप कर लेना अपने से। ये प्रॉपर्टी बीटा पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ गामा पार्टिकल, चार्ज न्यूक्लियस का, ये जो मैंने अल्फा बीटा पार्टिकल डी की जो इक्वेशन दिखाया है, तो वो भी सब यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया है। यूजेस वगैरह मैंने यूजेस नहीं करवाया था क्योंकि मैंने बोला था ये आपको याद करना होगा। तो मेडिकल यूज़ क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, ये सब आप अच्छे से याद कर लो। ठीक, ये सब याद कर लो। ठीक, यहाँ से कॉमन क्वेश्चंस मिलेगा डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, देखो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का मैंने बताया था, कुछ कुछ एग्जाम्पल होगा, तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, इसको याद कर लो। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन है, हालांकि इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिया, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। लेकिन कुछ सॉल्यूशन हम बुक का नहीं देखेंगे, हम लोग अपना ही देखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। तो हर बात को सॉल्यूशन देखने से क्या होता है कि वो लर्न ज़्यादा करना पड़ता है, खुद का क्या हो रहेगा तो आसानी से वो समझ में आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम द प्रोसेस यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोला, नेम द प्रोसेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से क्या पैदा पैदा करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कह रहे कि मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ पेन का। क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, किसको यूज करके, यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। तो जो प्रोसेस है जिसके वजह से ऐसा होता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है हम लोग को। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है आपको मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ये होता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने पढ़ाया था आप लोग को। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो न्यूक्लियस जुड़ जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में एक न्यूक्लियस टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद जो एनर्जी निकलता है ना, उस एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं। तो इसका आंसर, चूंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर शॉर्ट में लिखोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हाँ, आपको इसमें देखना आंसर मैंने डाला है, इस यहाँ पे डिटेल में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप वहाँ से भी जाके लर्न कर सकते हो चाहो तो हुबहू। ठीक है, लेकिन इतना लर्न करना जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन खाली लर्न कर सकते हो। देखो लिखा है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। बस यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दिया है, यूरेनियम 23592 के साथ न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे उसके ऊपर। ये बम्बार्डमेंट करेंगे तो बम्बार्डमेंट करने से ये बनेगा और ये बनेगा, और साथ में तीन न्यूट्रॉन फिर से जनरेट होगा। मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, सपोज एक एटम है, अच्छे से समझ के चलो, मैंने इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन डाला। ठीक है, बम्बार्डमेंट किया, इससे क्या बना, बी बना, ए टूट के क्या बन गया, बी और सी बन गया, और साथ में फिर से नया 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो गया। अब ये न्यूट्रॉन जो 3 है, हर एक न्यूट्रॉन जाकर के फिर बम्बार्डमेंट करेगा दूसरे एटम पर पे, फिर इससे 3, इससे 3, इससे 3, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन बन जाएगा। और ऐसी तरह से क्या होता है, वो रिएक्शन होता है, एक चेन रिएक्शन बन जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, इस तरह का जो हम लोग बोलते हैं ना बॉम्ब वगैरह बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वही प्रोसेस है। तो इसीलिए हम क्या बता रहे हैं कि फिजन रिएक्शन बहुत डेंजरस होता है, ये रुकता ही नहीं है, क्योंकि एक रिएक्शन के बाद फिर से नया गुंडा पैदा हो जाता है फिर से अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन जरूर याद करना। इतना याद करके बस ये क्वेश्चन याद करना, एग्जाम्पल हो गया, काम खत्म। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आप डायरेक्ट याद करना। न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने पढ़ाया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो पिछले हम लोग पढ़े हैं ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय द फ्यूजन रिएक्शंस, ये चीज़ को आप याद करिए, सब लर्निंग क्वेश्चंस है, ये सब एडवांटेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 3 देखो, वाटर आइसोबार मैंने पढ़ाया था, गिव वन एग्जांपल ऑफ आइसोबार, मैंने ये बता दिया आप लोगों को, ये आप इसको याद करना। आंसर आपका दिया हुआ है, मैंने बताया इसमें सॉल्यूशन की भी है। ठीक है, आप वहाँ जाकर देखो आंसर, जो जो पढ़ा दिया मैं वो नहीं बताऊँ, कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी है वो मैं समझा कर चलूँगा। अच्छा,
व्हाट डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियोएक्टिव, इसका आंसर क्या होगा? व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियोएक्टिव, कब कोई न्यूक्लियस जो होता है एटम का क्या बन जाता है? रेडियोएक्टिव बन जाता है। जब उसका न्यूक्लियस का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। न्यूट्रॉन एन बाई पी रेशियो, याद आ रहा? एन बाई पी रेशियो, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस, जब ये रेशियो बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है? न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? अपने अंदर से रेडियो एक्टिव निकालता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, बेस्ट आंसर, वो एन वाई पी रेशियो मत लिखना, आप लिखना अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। व्हेन डज में अनस्टेबल आंसर होगा। आंसर दिया हुआ है, आप आंसर डायरेक्ट वहां से देख करके याद करो। हालांकि आंसर बहुत बड़ा दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में बता रहा हूँ कैसे लिखा हुआ आपके बुक में आंसर। लिखा हुआ एटम्स विथ अनस्टेबल न्यूक्लियस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। ये इतना ही आंसर आप लिखना, यहाँ पे बहुत बड़ा करके लिखा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा लाइन बना के लिखा है अच्छे से, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। इनएस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम न्यूक्लियस में रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बैलेंस है उसको करने के लिए रेडियो निकलेगा। रेडियो एक्टिविटी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसमें जनरली होता है क्या है? एनर्जी निकलता है। एनर्जी निकलने से कोई भी चीज़ स्टेबल होता है, इससे एनर्जी निकल जाता है। एंड मैटर, साथ साथ क्या निकलता है? मैटर भी निकलता है एनर्जी के साथ साथ, क्योंकि टूटता है ना इसमें। अल्फा बीटा, अल्फा के पास मास है, ठीक है। अल्फा के पास मास है, तो अल्फा के पास अगर मास है, अगर रेडियो एक्टिविटी मास निकलेगा तो वो तो मैटर भी निकल रहा है ना साथ में, एनर्जी के साथ साथ। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एनर्जी निकलता है, ठीक है। आगे, दिस मीन्स व्हेन द न्यूक्लियस लूजेस अ न्यूट्रॉन इट गिव्स ऑफ एनर्जी एंड बिकम रेडियो एक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन द न्यूक्लियस लूजेस ए न्यूट्रॉन, जब एक न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन को लूज करता है, इट गिव्स ऑफ एनर्जी, वो क्या गिव्स ऑफ करता है? एनर्जी गिव्स ऑफ करता है। एंड बिकम्स रेडियो एक्टिव, और क्या बन जाता है? वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो मिला जुला के इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन का जो शॉर्ट आंसर होता है वो ये होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस, और वो अनस्टेबिलिटी का कारण एक्सप्लेन करने के लिए उसको डिटेल में लिखा है, आप उसको याद करेंगे, जो कि मैंने सब कुछ समझा दिया था आपको। अब चाहे तो बना के भी आंसर लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आओ क्वेश्चन 5 देखते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, बोला क्या? कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 5 का हम ये जो बगल में सॉल्व करें ताकि आप लोगों को इधर ना जाना पड़े। सपोज ये है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, तो क्या बन जाएगा? ये प्लस फॉर्म। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ये प्रोसेस न्यूक्लियस से रिलेटेड है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकलना न्यूक्लियस से रिलेटेड है ही नहीं। और रेडियो एक्टिव फिनोमेना जो है वो न्यूक्लियर फिनोमेना है। जब तक न्यूक्लियस में चेंजेस नहीं आएगा तब तक कोई चेंजेस नहीं होगा। देयरफॉर आंसर क्या होगा? नो। क्या बोल रहा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या हो गया? न्यूक्लियस में थोड़ी चेंज होगा कुछ भी। विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी? आंसर होगा नो। रीजन क्या होगा? कि रीजन ये होगा कि ऑक्सीडेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, एंड रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। बस यही आंसर होगा। आपके बुक पे जो आंसर लिखा हुआ है कुछ ऐसे लिखा हुआ है, there will be no change in the nature of its radioactivity because radioactivity is a nuclear phenomena, जो मैंने बोला, and oxidation does not affect the nucleus of the substance या substances, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला जा रहा है। एन एलिमेंट एस जेड और ए, एटॉमिक नंबर जेड और एटॉमिक मास ए, decays to R22285 after emitting 12 particle and 1 beta particle. Find the atomic number and atomic mass of the element S. कुछ ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो, कोई एलिमेंट S है, उसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, उसमें से डीके हुआ, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, और क्या बन गया? और बन गया R222 और ये 85, साथ में 2 अल्फा और 1 बीटा पार्टिकल, है ना। एक बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल, ठीक है, ये निकल गया। बीटा पार्टिकल का सिंबल आप लोग वैसे यूज़ करना जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं जनरली यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बीटा पार्टिकल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक, ये सिंबल होता है। तो बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। मैंने आप लोग बताया था RHS में जो होता है टोटल मास नंबर वो LHS के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना बिट अल्फा पार्टिकल बोला है? 2 अल्फा पार्टिकल बोला है, ठीक है। तो अल्फा का मास क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन।
सॉरी, चार्ज होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा का ये होता है ना, ऐसे होता है, ये होता है। तो 2 निकलेगा तो इंटू 2 और यहाँ 2, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 8, और यहाँ क्या हो गया 4। ओके ठीक है, चलिए। तो इस 222 में आप क्या जोड़ देंगे 8, और इसमें क्या जोड़ देंगे 4, क्योंकि हम ए बनाने वाले हैं। बीटा कोई मास नहीं होता है तो मास क्या जोड़ेंगे 0, और चार्ज 1 होता है +1, ठीक है ना। क्या हो गया +1। अब ये अगर +1 हो गया है, सब कुछ जोड़ना है, तो 85 और +4 कितना होता है 89। 89 और ये 1 क्या होता है, अच्छा ये, इसमें थोड़ा आप देखना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है ना, एक बढ़ जाता है एटम का, याद होगा आप लोगों को ना, ठीक है, तो बढ़ जाता है। और ये जो सिंबल मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये मैंने मिस्टेक किया है, ये माइनस होता है बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन का मैंने सिंबल लिख दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं सही कर दूँ, करेक्शन कर दूँ। बीटा पार्टिकल 0 और -1, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये RHS = LHS जब जोड़ेंगे, अरे पेन आ जाओ यार, तो ये -1 है, ये +4 यहाँ से आया है, और ये -1, ठीक है। टूट क्या आएगा 222, और ये 8 230 होगा ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 230, और जेड हो जाएगा 85 + 4 89, में से एक गया 88, तो जो एस होगा उसका मास नंबर होगा 230, और एटॉमिक नंबर होगा 88, समझ गए। 230 और 88, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से करें। बीटा पार्टिकल का सिंबल ये, पॉजिट्रॉन का सिंबल ये, अल्फा पार्टिकल का सिंबल ये, ठीक है। ओके चलिए, तो मैंने आप लोगों को याद होगा पीरियोडिक टेबल में क्या मूवमेंट होता है, इसके निकलने से इसके निकलने से, मैंने सब समझाया था अच्छे से। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, कहाँ गया मेरा स्लाइड, हाँ यहाँ पे। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द रेडियोएक्टिव रेडिएशन अकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। वो केस क्या है, पहला, कैन कॉज सिवियर जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा रेडिएशन, रेडियोएक्टिव रेडिएशन जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर करने के लिए आपको जीन तक पहुंचना होगा, और जीन होता है क्रोमोसोम के अंदर में, क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर में, ठीक है, और सेल होता है टिश्यू के अंदर में। इसका मतलब कि जो भी रेडिएशन होगा वो बहुत अंदर तक पेनेट्रेट करेगा, क्योंकि अंदर तक पेनेट्रेट नहीं करेगा, सिर्फ स्किन तक करेगा, सिर्फ मसल्स तक करेगा, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कर सकता है, सेल के अंदर तक जाना पड़ेगा, और सेल के अंदर तक वही जाएगा जिसका पेनेट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होगा। और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सबसे ज़्यादा पेनेट्रेशन पावर किसका होता है, गामा का होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, वो रेडिएशन ज़्यादा पेनेट्रेट करता है जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है ना, जिसका वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, गामा का। तो आंसर क्या हो गया, गामा। मैंने ऑर्डर भी लिखाया था, बोला था आप लोग ऑर्डर याद करोगे, तो वो ऑर्डर याद रखना, अभी आगे उसका भी एप्लीकेशन आएगा, तो आंसर हो जाएगा गामा। अच्छा, कौन डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कौन डिफ्लेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे इफेक्ट डालने वाला फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ही इफेक्ट डालेगा जिसमें चार्ज है, गामा कोई चार्ज नहीं होता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अल्फा और बीटा के पास चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अल्फा और बीटा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इनके पास चार्ज पार्टिकल है। चलो ये आप लोग खुद करना, ऐसा मैंने बहुत सिखा दिया। इसका मास नंबर, इसका मास नंबर, इसका मास नंबर, सब मिला करके यहाँ तक आना है हम लोग को, एक एक करके दिखाना। चलो कर देते हैं हम, ये क्वेश्चन भी कर देते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, बोला इसमें एक्स में से एक बीटा निकल गया, एक बीटा निकलने से मास नंबर 1 बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, तो x1 जो होगा उसमें क्या होगा, एक मास नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन उसका, सॉरी, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, और चार्ज तो क्या रहेगा, वही रहेगा। कि बीटा के निकलने से, मैंने बताया ना, बीटा निकलने से -1 निकलता है, -1 निकलने से +1 बच जाएगा। क्लियर है, बात समझ आया आप लोगों को ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो क्वेश्चन पहले पे, विच ऑफ द रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन अकर इन द फॉलोइंग केसेस कैन कॉज, से अच्छा ये तो हो गया, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस undergoes a series of decay according to the sequence, ये दिया हुआ sequence, if the mass number of a number and atomic number of x3 are 132, x3 का कितना है, हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं एक बार, रुको, मैं जगह चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, x
से बीटा निकला, यहाँ हो गया x1, अल्फा निकला, यहाँ हो गया x2, फिर अल्फा निकला, हो गया x3। आगे क्या बोला है, इफ द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ x3 आर 132, इसका क्या दे रहा है 132 x3, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 132 मास नंबर एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर ये 132 और मास नंबर 69। व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ x, तो इसका क्या होगा बताना है, और इसका बताया जा रहा है ये x3 है। भाई अगर ये अल्फा के निकलने से बना है तो इसमें 4 मास कम होगा और 2 चार्ज कम होगा, तो यहाँ पे पहुंचोगे x2 में, तो x2 में क्या होगा 4 मास ज़्यादा होगा, तो 132 में 4 जोड़ेंगे 136, और 2 चार्ज ज़्यादा होगा, 2 चार्ज यहाँ कम हो गया अल्फा निकलने से, तो 369 69 प्लस 2 71 हो गया। अच्छा फिर अल्फा, तो x1 में फिर 4 मास ज़्यादा होगा उससे और 2 चार्ज ज़्यादा होगा, तो फिर 4 जोड़ेंगे x1 में 140 और ये हो जाएगा 73, ये x1 हो गया। ठीक, अब x का बात करें, बीटा के निकलने से मास में फर्क नहीं होता है, तो x का मास वही होगा जो x1 का होगा, x1 का मास कितना होगा 140, और एक चूंकि बीटा निकलने से एक चार्ज, यहाँ पे देखो बीटा निकलने से इसमें इसका एक चार्ज घट माइनस वन आता है ना, इसमें -1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा +1, क्योंकि बीटा निकलने से एक चार्ज बढ़ता है, तो 173 में जोड़ेंगे 1 तो 74, आंसर क्या हो गया 74, और ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर कितना था 8 था ये, आंसर मिला लेते हैं एक बार, आंसर 8 नंबर, चलो 132 और 69, आंसर तो आया नहीं, आंसर तो गलत दिया अच्छे, अच्छा नहीं सही है 140 और 72, आंसर मैच नहीं किया, चेक करने तो एक बार हमको, बीटा निकला 73, 2 अल्फा निकला 71, फिर ये 69, और क्वेश्चन में क्या बोला था 69, हाँ लगता है हम कैलकुलेशन गलत किए हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो इसका, 69 में 2 जोड़ेंगे, 69 में 2 जोड़ेंगे तो 69 में 2 जोड़ने से क्या हो जाएगा 71, फिर 71 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73, 73 में कम करेंगे 72, अच्छा हाँ मेरी से गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, ये 72 होगा, क्योंकि पीछे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बढ़ेगा, ये 2 से बढ़ेगा, फिर 2 से बढ़ेगा, ठीक है, फिर इसको 1 से बढ़ेगा, 69 2 और 2 4 71 73, और फिर यहाँ पे एक 1 का डिफरेंस, तो हो जाएगा 72, क्योंकि आप लोगों को याद होगा अल्फा निकलने से एटॉमिक मास नंबर दोनों ही घटता है, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, इसमें 2 बढ़ा तो कितना हो गया 71, फिर 2 बढ़ा तो क्या हो गया 73, अभी पीछे जाएंगे, मतलब बीटा में आया है तो ये एटॉमिक नंबर इसका बढ़ गया होगा, तो बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो बीटा के वापस जोड़ने से एटॉमिक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72, 72 क्लियर। आगे, fill in the blanks in the following sentence with appropriate word during the emission of beta particle the dash dash number remain the same। अच्छा बीटा पार्टिकल से क्या सेम रहता है मास नंबर, तो आंसर क्या होगा मास, हो गया काम खत्म। A mixture of radioactive substance gives off 3 types of radiation. Name the radiation which travel with speed of light, कौन सा speed of light के बराबर भागता है, ठीक है। नेम द रेडिएशन विच हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर, अरे ये तो बहुत इजी है, मैंने बताया था तुम लोगों को आयनाइजिंग पावर, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर और वेलोसिटी का ऑर्डर, ठीक है, और पेनिट्रेशन का ऑर्डर, दो मैच करके मैंने बताया था तुम लोगों को, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो बनाया था उसका भी आप लोगों को, वो आप लोगों ने मालूम नहीं वीडियो देखा कि नहीं देखा, उसका वीडियो मैंने डाला था, उसको देख लिया करो अच्छा से, वो उसमें पूरा सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। इसको एक बार और देख लो कैसे याद करेंगे, तुम लोगों को पहले ये बात लॉजिक की तरीके से याद रखना है, लॉजिकल तरीके से, कैसे देखो ऐसे, ये होता है अल्फा बीटा और गामा, तो पहला होता है तुम्हारा नंबर 1 वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऑर्डर,
अब वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है ना, सेम ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन का, पेनिट्रेशन। उसके बाद होता है दूसरा काइनेट, तीसरा मतलब हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और जो ऑर्डर काइनेटिक एनर्जी का होता है वही ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन का, ठीक है। और ये हम जो भी लिखेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखना कैसे है, एकदम सीधा। वेलोसिटी में यहाँ से स्टार्ट करना, इधर जाना है, तो गामा, बीटा और अल्फा। और जो लिख दिया आप वही लिख दीजिए यहाँ पे भी। जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अंदर घुसेगा, ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, उस हिसाब से ये हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे जाना है, तो अल्फा, बीटा और गामा। और जो काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर होगा वही आयनाइजेशन का होगा, अल्फा, बीटा। क्योंकि आयनाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो आयनाइज ज़्यादा आयनाइज करेगा। तो ऐसे करके आपको क्या रखना है, ऑर्डर याद करना है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, क्वेश्चन क्या था, अ मिक्सचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गिव्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। कोई मिक्सचर है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जिसमें 3 तरह का रेडिएशन हो रहा है, वो 3 कौन हो सकता है, अल्फा, बीटा और गामा ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। पहला क्वेश्चन पूछा इसके अंदर, नेम द रेडिएशन विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। कौन सा है जो स्पीड ऑफ लाइट की तरह भाग रहा होगा। देखो स्पीड ऑफ लाइट की तरह भागने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी भी क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट का होना चाहिए, ठीक है। और स्पीड लाइट जिसका प्रॉपर्टी होगा वो कौन हो सकता है, वो गामा। क्योंकि गामा जो है गामा जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है किसी फील्ड से। लाइट होता है, लाइट भी नहीं होता है, गामा भी नहीं होता है, ठीक है। तो गामा का जो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से कौन भागता है, गामा, क्योंकि गामा अनडिफ्लेक्टेड होता है लाइट की तरह। हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है 10 में, नेम द रेडिएशन विच हैज़ द हाईएस्ट अनाइजिंग पावर। अनाइजिंग पावर एनर्जी से आता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिखते हैं हम लोग ऐसे। अनाइजिंग पावर किसका आता है, अल्फा होता है। तो आंसर हो गया दूसरा का अल्फा। अगर ये आप चारों याद रखेंगे ऑर्डर, तो इसका आंसर भी आप आराम से दे लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आइए पॉइंट पे आते हैं फिर। देखो क्वेश्चन में 11 वापस वही अल्फाबेट निकलने वाला क्वेश्चन जो पहले किए, बताना है वाई क्या है, ये क्या है, वो आप लोग खुद करना। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही है, लेकिन देखो इसमें हम फिर भी कर देते हैं। सोडियम में से यहाँ पे एक मैग्नीशियम आ रहा है और ये बीटा निकला है। बीटा निकलने से मास नंबर कोई फर्क नहीं होता, ये भी 24 हो जाएगा। अच्छा, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ये 11, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। पीछे जाएंगे तो 11 हो जाएगा, आगे आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, बीटा को जोड़ने से एटॉमिक नंबर घट जाएगा, ऐसे याद रखो। ओके, यूरेनियम में देखते क्या होता है। भाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये यूरेनियम 238 92, और ये थोड़ियम बना एनर्जी, बीच में गैप दिखा रहा है 238 और 234 में कितना गैप, 4 का गैप है, मतलब जो भी होगा उसका 4 होगा यहाँ पे मास नंबर, ठीक है। 92 और 90, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अच्छा ये कौन सा था, ये अल्फा हो सकता है, ठीक, ऐसे करते हैं। विच ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज। फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, कौन ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज करेगा। बायोलॉजिकल डैमेज वही करेगा जो ज़्यादा अंदर बॉडी के अंदर घुसेगा, आंसर होगा गामा। What happens to the atomic number of an element when radiation named by you in part 1 above and emitted? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऊपर वाला पूछ रहा है, ऊपर वाला पूछ रहा है कि what happened to the atomic number, एटॉमिक नंबर में क्या होगा, किसी एलिमेंट का क्या फर्क होगा, चेंजेस होगा, when the radiation named by the you in part 1, पार्ट 1 में जो ऊपर में अगर ये रेडिएशन निकलेगा तो इसमें कौन निकल रहा था, इसका आंसर क्या था, गामा था। गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर में क्या फर्क होगा, तो गामा का निकलने से ना एटॉमिक नंबर में फर्क होता है ना मास नंबर फर्क होता है, आंसर होगा कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। 13 का आंसर होगा कोई फर्क नहीं होगा, तो आंसर होगा देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द गामा रेडिएशन ऑफ एमिशन, ठीक है। गामा रेडिएशन और इमिशन, क्लियर, ये हो गया थर्ड इसका आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन 15 देख लो, 14 देख लो। A certain radioactive nucleus emits a particle that leaves its mass unchanged but the increase in atomic number by 1। अरे इसका आंसर बीटा पार्टिकल होगा, बताया ना, मास में फर्क नहीं होता है, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, वही सब क्वेश्चन है। फिर ये भी क्वेश्चन आप खुद से करो, कितना अल्फा बीटा पार्टिकल है, पूछ रहा है कितना। आ, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, चलो इसको मैं करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम, अच्छे से करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर इमिटेड
मैन यूरेनियम न्यूक्लियस हम लिखते हैं क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यूरेनियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ 92 और मास में 238, डिकेज टू लीड, और कहाँ तक जा रहा है वो? लीड तक जा रहा है। मतलब फाइनली किसका प्रोडक्ट क्या है? लीड है। 206 और 82। तो बताना है हम लोग को यहाँ पे कितना अल्फा और बीटा पार्टिकल निकला होगा। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल जो है रेडिएट किया है। तो भाई बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर में कोई फर्क नहीं होता है। तो इससे पता चला कि यहाँ से यहाँ में जो भी फर्क हुआ होगा वो इसकी वजह से हुआ होगा। तो अब ये मेरे अल्फा निकालना आसान हो गया। 238 में 206 घटाओ, 238 सॉरी ठीक हो गया, माइनस 206, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 0 गया 0, ठीक है, सॉरी 3, मेरे यार मैथ खराब हो गया मेरा लगता है, 3 और 2 में से तो गया 0, मतलब 32 का फर्क है। और एक अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? 4, तो डिवाइड बाय 4, तो 4 8 32, इसका मतलब 8 अल्फा पार्टिकल निकला होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया 8 अल्फा पार्टिकल। ओके समझो अच्छे से, 8 अल्फा पार्टिकल। और एक का मास होता है 4, 4 8 32, 32 में ये जोड़ दो, देखो आ जाएगा 238। अब एटॉमिक नंबर है मत आओ, ये तो पता है ना एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 2 ही होगा। 2 8 16, सोचो 2 8 16, 2 8 16, 82 में 16 जोड़ दो, 82 में 16 जोड़ दो तो क्या हो जाता है? 6 2 8, 8 1 9 98। तो लेकिन यहाँ तो 92 ही आ रहा है, इसमें ये जोड़ने के बाद 92 ही आ रहा है, लेकिन हम लोग के हिसाब से क्या 98, कमी कितना का हो रहा है? मतलब एक्सेस कितना हो रहा है? एक्सेस कितना हो रहा है? 98 माइनस 92 हो गया 6 का, मतलब कि 6 एक्सेस हो जा रहा है, मतलब कि जो भी यहाँ पे है वो 6। तो मैंने बताया था ना कि बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 से बढ़ जाता है। देखो 6 से बढ़ रहा है ना, तो 82 में 2 जोड़ रहे हो आप तो क्या आ रहा है? 84, सॉरी 8 दूनी 16 और 82, 16 82 कितना हो गया? 82 हो गया 98। तो ये 6 से जो बढ़ रहा है इसका तो ये बीटा पार्टिकल निकला होगा, बीटा पार्टिकल है ना, क्योंकि यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा। कितना माइनस करना होगा 92 लाने के लिए? 92 लाने के लिए 6 का माइनस करना होगा, तो 6 बीटा पार्टिकल। अब आप बैलेंस करो, देखो आपका आंसर आता होगा। देखो अब कहानी समझो, अल्फा पार्टिकल 8 निकला, 8 अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 8 32 का डिफरेंस हुआ, मतलब कि मास नंबर 32 से घट गया, मास नंबर 32 से घट गया। लेकिन सेम टाइम में एटॉमिक नंबर भी घटेगा। कितना से घटेगा? 92 माइनस 16, 92 माइनस 16, समझो बात को अच्छे से। 92 माइनस 16 आप ऐसे भी कर सकते हो, जो जैसे भी बाद में कर रहे हैं, ये पहले वाला प्रोसेस भी सही है और ये भी आप जिसका जैसा दिमाग करो वैसा कर सकते हो। तो ऐसे करो, ये 2 निकला है, 8 दूना 16, 16 92 में 16 निकाल दो तो क्या आता है? 92 में से -16 निकाल दो, 12 में से 6 गया 6, और 9 8 में से गया, क्या कर दिए? अरे यार मेरा ऐसे गलती हो गया, सॉरी। ठीक, अच्छा देखो फिर से देख लेते हैं इसको। 8 दूना 16, ठीक है, ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 82 आ रहा है। तो 16 और 82 जोड़ते हैं, 82 प्लस 16, ठीक है, कितना हो गया? 6 2 8, 8 1 9, वापस उसी प्रोसेस पे गया, उसी से बनाना पड़ेगा। 98 हो गया। बोले अरे यार यहाँ 98 हो जा रहा है और यहाँ 92 हो जा रहा है, तो इस साइड बढ़ जा रहा है ना, जरूर इस साइड बढ़ रहा है यहाँ पर, मतलब बीटा पार्टिकल निकला होगा। कितना बढ़ रहा है? यहाँ 98 आ रहा है, यहाँ 92 हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि 6 बीटा पार्ट निकलना होगा। अब ये माइनस 92 में से माइनस 90, देखो 92 लाना है तुमको, 98 आ रहा है, 92 लाना है तो -6 कर दो, देखो 92 आ गया। तो आपको इसका अगर प्रोसेस लर्न करना है तो ऐसे लर्न कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे लर्न करते हैं। देखो लर्निंग प्रोसेस सिखाते हैं कैसे करना है। तो पहले आपको अल्फा पार्टिकल निकालना है। कैसे निकालना है? अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए आपको मास नंबर में जाकर देखना है। 206 में कितना जोड़ेंगे? 238 आ जाएगा। तो पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाले, देखें कितना आ रहा है। 238 माइनस 206, डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 का। अच्छा, मतलब कि यहाँ 32 कम पड़ रहा है, और मास में जो फर्क होता है वो अल्फा से ही होता है, और एक अल्फा से 4 का डिफरेंस होता है, तो 8 अल्फा से 32 का हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 निकल गया। अब जैसे ही निकल जाएगा आपको क्या करना है? ये 8 2 जा 16 कर देना है, 8 2 जा 16 कर देना है। अच्छा 16
16 और ये जोड़ देना है, 16 में 82, ये आ गया 98, और नीचे जोड़ करके इसको घटा देना है, -92, ये आ गया 6। यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ -1 होता है, इंटू 6 कर दिए, बस हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 8 अल्फा और 6 बीटा। नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 पॉसिबल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। देखो इसलिए मैंने ये पेपर सॉल्व कराया है और मैंने आप लोगों को नोट्स दिया है और क्योंकि यहाँ पे बहुत वो छोटा मोटा डेफिनेशन जो हम लोग कवर नहीं कर पाते क्लासरूम में, सोचते हैं रट्टा मारे छोड़ देते हैं, वो कवर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मैंने जो आप बोला आप लोगों को पीछे, आपको डेफिनेशन आपको याद करना जरूरी है। देखो मैंने क्यों बोला, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड रेडिएशन। ये होता क्या चीज़ है, जो पहले से अर्थ में एटमोसफेयर में हम लोग के पास जो रेडिएशन है नेचुरली, उसी को बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। ऑल द रेडिएशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इवन if there is no radioactive source present are called background radiation। बिना किसी रेडियोएक्टिव सोर्स के भी जो रेडिएशन है उसको बोलते हैं हम लोग। और इसका जो मेनली सोर्स है यहाँ पे आंसर वो भी लिखा हुआ है कौन कौन सा है, कॉस्मिक रेडिएशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये सब चीज कारण है इसका, ठीक है। इसको अच्छे से याद करो। चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, एन एलिमेंट एक्स चेंज टू अनदर एलिमेंट वाई, एक्स से क्या बन रहा है, वो वाई बन रहा है, विथ इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। भाई यहाँ से बीटा निकल रहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे बीटा निकला होगा, ओके। राइट डाउन द इक्वेशन शोइंग चेंजेस इन द न्यूक्लियस, टेक द प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड एंड ए। एक्स का एटॉमिक नंबर क्या लेना है हम लोग को, एटॉमिक नंबर जेड लेना है, मास नंबर क्या लेना है, ए लेना है। और उसके बाद इसमें दे दो। अब अरे यार एक बीटा निकल रहा है तो वाई का क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा, तो ये जेड है तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा, और मास में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये हो गया आंसर, यही तो शो करना है और कुछ थोड़ी करना था, बस हो गया काम खत्म, लिख दिए। ये दिखाना था इक्वेशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारी चीज़ हम लोग का किया हुआ मिलेगा, तो जल्दी कवर हो जाएगा ये। आओ जल्दी करते हैं। द ओर ऑफ ओरेनियम फाउंड इन नेचर कंटेन्स इतना इतना, ऑल्दो बोथ द आइसोटॉप्स आर फिजनेबल, it is found out experimentally that one of the two isotopes is more easily fissionable। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा कि जिसके साथ फिजन हो उसको इजीली फिजनेबल बोलते हैं, और जो आसानी से जिसका फिजन हो जाए बोलते हैं इजीली क्या हो जा रहा है, फिजनेबल है वो। तो 18 में पूछ रहा है कौन सा इजीली फिजनेबल है, कौन सा नहीं इजीली फिजनेबल है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर होगा यूरेनियम 235, इसका आंसर होगा। रीज़न भी पूछा है, रीज़न बताएंगे। इसका आंसर ये होगा, हालांकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ मास नंबर अलग अलग है, देयरफॉर दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटॉप्स है। तो यूरेनियम 235 इज इजीली फिजनेबल। रीजन क्या है, फिजन ऑफ यूरेनियम विथ मास नंबर 238 इज पॉसिबल बाय ओनली फास्ट न्यूट्रॉन। ये जो इसको तोड़ने के लिए ना हमको न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, जो कि बहुत फास्ट चाहिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई स्लो न्यूट्रॉन को भी मार देते हैं हम लोग ना बम्बार्डमेंट करने के लिए स्लो, तो भी क्या करता है, ये टूट जाता है, फिजन हो जाता है। इसलिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन आपको दिखाया गया है आपके आंसर की में, आप वहाँ जाके देख लेंगे। चलिए, ये बोला है राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन विथ यूरेनियम 238 इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। बोला क्या कि इसका एक रिएक्शन लिखो कि यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 है, 38 है, और यहाँ पर क्या है 92 है, उसमें से एक अल्फा निकल रहा है, तो अल्फा निकलेगा तो थोडियम बन जाएगा बोल रहा है, और मास नंबर क्या होगा, घट जाएगा, 234 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, 90 हो जाएगा, और यहाँ पे एक अल्फा निकल गया, ठीक है। बस सिंपल कंप्लीट हो गया। आप एक अल्फा को ऐसे सिंबलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है, मैं जैसे लिख देता हूँ, कई बहुत सा बच्चा कंफ्यूज, ऐसे लिखा आता है हीलियम, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, या बहुत लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल, ये भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट ये होता है लिखना ऐसे। चलो हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अरेंज अल्फा बीटा गामा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर, अब बायोलॉजिकल डैमेज। बायोलॉजिकल डैमेज का आंसर आपके बुक में गलत दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है गामा का, देन बीटा का, देन अल्फा का। एनाइजिंग पावर होता है सबसे ज़्यादा अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। बायोलॉजिकल डैमेज वो करता है जो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है गामा, देन बीटा, देन अल्फा। तो इसका आंसर होगा गामा, बीटा और अल्फा। आपके बुक में कुछ गलत आंसर दिया हुआ वो मिला लेना, गामा, बीटा, देन अल्फा,
ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एनाटॉमिक न्यूक्लियस at an anatomic nucleus A is composed of 84 proton and 128 neutron. The nucleus A emits alpha, वही वैसे ही क्वेश्चन अल्फा बीटा निकाल रहा है, बताओ C क्या है D क्या है, वो बहुत कर चुके हैं हम लोग। Does the composition nucleus C changes if the emits and gamma radiation? नहीं, गामा रेडिएशन निकलने से C में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, गामा के निकलने से ना अल्फा चेंज होता है ना बीटा चेंज होता है। द न्यूक्लियस सोडियम इतना, बीटा पार्टिकल चेंज टू मैग्नीशियम इतना, वी राइट द सिंबल। फिर वही वही क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय रेडिएटिविटी, याद करो। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर वेस्ट, ये से भी याद करो। सजेस्ट वन इफेक्टिव प्रोसेस फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियस वेस्ट, ये सब भी याद करने वाला क्वेश्चन है कि क्या सेफ्टी डिस्पोजल है न्यूक्लियस वेस्ट के लिए जो न्यूक्लियर से जुड़ा होता है, रेडिएटिविटी से जुड़ा होता है। ये सब क्वेश्चन याद करो, याद करो। फिर लिस्ट मेल्टिंग पावर पूछ रहा है, सबसे लिस्ट अल्फा का होता है कि वन यूज ऑफ रेडिएशन, सब ये सब रट्टा मार क्वेश्चन, रट्टा मार। क्वेश्चन 4 अच्छे से समझना। तुम लोगों को याद होगा ये टॉपिक हम पढ़ाए थे और वहाँ बताए थे कि जब अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल को हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में तो ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा जो बोलने वाला बात है वो। और देखो यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे कंटेनर लिया, समझ लो अच्छे से, कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ भी कंटेनर लिया, दोनों एक साथ में दिखाऊंगा। और इसमें आपने रख दिया एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रख दिया। यहाँ पे आपने डाला इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसे डाला, यहाँ पे जहाँ प्लस होगा वहाँ निगेटिव जाएगा, जहाँ माइनस होगा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस, ओहो क्या हो गया, मीट क्यों नहीं रहा यार। मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस और यहाँ मैंने कर दिया प्लस, तो गामा जो है वो निकलेगा सीधा अनडिफ्लेक्टेड भागेगा, इस साइड आएगा अल्फा और इस साइड आएगा बीटा, ठीक है, बीटा, और यहाँ पर है अल्फा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब माइनस प्लस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से। मैग्नेटिक इफेक्ट में आप लोग को याद होगा, अगर यहाँ पर इनवर्ड फील्ड डाल दिया जाए तो, मैंने आपको बोला था याद करो चॉइसेस को, ठीक है, याद करो, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर भी सेम होता है, गामा जाता है अनडिफ्लेक्टेड, अल्फा जाता है लेफ्ट साइड और इसका पाथ बड़ा होता है, ठीक है, और बीटा जाता है राइट साइड, इसका पाथ छोटा होता है। मतलब इसका सर्कल बनाएंगे तो छोटा रेडियस का सर्कल बनेगा, इसका सर्कल बनाएंगे तो बड़ा सर्कल का रेडियस बनेगा, ये इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे। अब इसके पीछे रीजन समझो क्या है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है, देखो ये ज़्यादा डाउन हो रहा है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। रीजन Q बाई एम रेशियो, Q बाई एम रेशियो। ये Q बाई एम रेशियो हम लोग उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो 2 गुना होता है और मास जो होता है वो 4 गुना होता है। तो ये रेशियो आता है Q बाई 2m फॉर अल्फा। बीटा पार्टिकल के लिए चार्ज क्या होता है, माइनस में दिखाते हैं लोग, मास तो होता ही नहीं है ना। तो Q बाई एम रेशियो बीटा का क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, अल्फा के मुकाबले। तो इसलिए क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल के मुकाबले बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो कम मास में लोकेट रहता है, कम मास में क्या करता है वो लोकेट रहता है, और ये चार्ज होता है वो ज़्यादा मास में लोकेट रहता है। तो बोल सकते हो बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो इधर पॉइंट में रहता है और अल्फा पार्टिकल थोड़ा जगह बल घेर के रहता है। तो पॉइंटेड चीज जो होता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है। तो यही रीजन है यहाँ पर कि यहाँ पर बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पर यूनिट मास पे चार्ज ज़्यादा होता है
और इसके पर यूनिट मास पे चार्ज कम होता है। चार्ज तो ऐसे ही ज़्यादा इसका होता है, लेकिन पर यूनिट मास पे क्या होता है, कम होता है। मतलब कि इसके लिए ज़्यादा चार्ज रखने के लिए मास भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है ये। तो ये पॉइंटेड मास नहीं होता है, ये पॉइंट मास पे चार्ज कम है। तो जिसका क्यू बाई एम रेशियो कम होगा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, और जिसका क्यू बाई एम रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो अल्फा का चार्ज ज़्यादा है लेकिन क्यू बाई एम रेशियो क्या है, कम है। बीटा का चार्ज कम है लेकिन क्यू बाई एम रेशियो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ डिफ्लेक्ट होने का कारण अलग है, यहाँ कारण कुछ अलग ही है। एम बी बाई क्यू बी ये कारण है, यहाँ एम बाई क्यू रेशियो है। और अल्फा का चार्ज 4 गुना होता है, मास 4 होता है, तो रेडियस ज़्यादा बड़ा होता है इसका, इसलिए अल्फा का रेडियस बड़ा होता है। बीटा का मास कम होता है इसलिए रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस छोटा होता है। यहाँ पे ये कारण है। अब आओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडिएशन गिव्स आउट फ्रॉम, पहचानने बोला है एबीसी में कौन क्या है, ये तो कॉमन सेंस से बता देंगे। बी गामा है, radioactive gives out from a source when subject to an electric field in direction perpendicular to their path as shown in the below in the diagram. The arrows show the path of the radiation A, B and C. Answer the following questions in the term of A, B and C. Name the radiation B which is unaffected by the electric field. बताओ कौन है, ये तो गामा है, ठीक है। Why does the radiation C deflect more than A? ये जो C वाला है ज़्यादा डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बीटा है और इसका क्यू बाई एम रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। Which among the three causes the least biological damage? लीस्ट बायोलॉजिकल डैमेज कौन करता है, सबसे ज़्यादा गामा, देन बीटा, देन अल्फा, तो इसका आंसर अल्फा हो जाएगा। नेम द रेडिएशन विच इज़ यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, कौन सा रेडिएशन जो है कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बीटा पार्टिकल। इन केस ऑफ गामा, क्वेश्चन में कितना है 27, इसका आंसर तो होगा हाँ बीटा पार्टिकल, इसका आंसर बीटा ही होगा। बीटा, कार्बन डेटिंग में बीटा यूज होता है, बीटा का डीके होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन अब हम लोग का पढ़ा हुआ मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। अब जितना क्वेश्चन आप पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया जो बताया, सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस, डेफिनेशन पोर्शंस, अल्फा बीटा काउंटिंग पोर्शन, कैसे अल्फा निकालते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, पूरा प्रोसेस वही है। यहाँ देखो ये बोला है क्या, इसको कंप्लीट करना डायग्राम को, तो यहाँ पे जाएगा निगेटिव मतलब बीटा पार्टिकल, यहाँ पे जाएगा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि निगेटिव के पास अल्फा पॉजिटिव होता है, गामा जाएगा सीधा। सब आंसर इसमें दिया हुआ है, अच्छे से देख लो और अच्छे से याद कर लो। चलो इसको कंप्लीट करो, सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अच्छे से पढ़ना। देखो डायग्राम में ये गलती किया है, बीटा पार्टिकल को कम डिफ्लेक्ट कराया है, इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए था, इसको ऊपर करना चाहिए था, डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया है।